नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके की। और मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि जो ये क्लासेस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जो आपका बीपीडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग एक चीज़ बोलते हैं कि जो परीक्षा वाणी की जो पुस्तक है वो उससे आपको बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पे नहीं होना चाहिए कि परीक्षा वाणी से क्या नहीं आता है। हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि परीक्षा वाणी से कितना कुछ हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 70 से 75% जो भी प्रश्न आपको डिक्टो दिखते हैं वो सेम टू सेम किससे दिखते हैं? परीक्षा वाणी से दिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहना है वो किसके ऊपर रहना है? परीक्षा वाणी के ऊपर रहना है। उसके अलावा अगर हम बात करें इतिहास के जो पोर्शन आता है, ठीक है, चाहे वो कुनिद राजवंश हो, चाहे वो कत्यूरी हो, चाहे वो चंद राजवंश हो, चाहे वो पंवार राजवंश हो, ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर अजय रावत की जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला लें तो अगर हम देखें तो 40 में से 30 से 32% आपको इन दोनों को मिला के आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का मेन फोकस इनके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, रहा अदर की बातें, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो परीक्षा वाणी में दिए तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से ही क्या कर दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूके जो भी आयोग रहता है उसके द्वारा पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? विकिपीडिया, गूगल, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। जो भी नेट सोशल मीडिया है वहाँ से हम चीज़ें सोर्स क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो मेरा मेन आधार रहेगा जो पूरा उत्तराखंड को कंप्लीट करने का, तो वो रहेगा परीक्षा वाणी। ठीक है, परीक्षा वाणी से ही मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कराऊंगा। और परीक्षा वाणी में मैं क्या करूंगा, चाहे एक वीडियो होगी पूरी, ठीक है, वो कितने भी घंटों में जाए, 40 घंटों में जाए, 50 घंटे में जाए, जितने में भी जाएगी कोई बात नहीं। ठीक है, या फिर मैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के बीच रखूं। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सारा जिसके लिए जो आपका 30 से 32 नंबर की जो दौड़ है जीएस के लिए, उसके लिए मेरे द्वारा हिस्ट्री के इसी चैनल के ऊपर 17 वीडियोस अपलोड किए गए हैं एनिसेंट हिस्ट्री के, और काफ़ी डीप है वो। ठीक है, और उसके अलावा ज्योग्राफी भी के 7 से 8 वीडियोस अपलोड किए गए हैं। उसके अलावा बीपीडीओ की जो स्पेशल क्लास हैं उनके भी मेरे द्वारा 3 वीडियोस, हर संडे को क्लास आती है, 3 वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड कर दिए गए हैं, और चौथा वीडियोस मेरा कब आएगा? अगले आने वाले संडे को आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं आज से उत्तराखंड की। ठीक है, परीक्षा वाणी के साथ साथ तो हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी हम क्या करने, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज से उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में हम देखते हैं उत्तराखंड का नामकरण। नामकरण में हम देखें तो जो उत्तराखंड है जब हमारा राज्य बना, ठीक है, हमारा राज्य कब बना? हमारा राज्य बनता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो हमारे राज्य का जो नाम रहता है, जो नाम रखा जाता है, वो क्या रखा जाता है? उत्तरांचल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उत्तरांचल रखा जाता है। क्लियर है? क्या रखा जाता है? उत्तरांचल रखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम क्या पड़ जाता है? उत्तराखंड पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? उत्तराखंड पड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं।
ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो स्कंद पुराण है उसमें जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसके लिए एक शब्द एक प्रयुक्त किया गया है, वो है मानस खंड। और जो केदार जो हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है केदार खंड। तो जो ये खंड शब्द है ना, इससे हमारा जो राज्य है, हमारे जो राज्य के लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको काफी लगाव है। ठीक है, तो उनके लगाव होने के कारण हमारे जो राज्य है उत्तरांचल, जो पहले नाम रखा गया था 9 नवंबर 2000 से 6 तक ये चलता है, लेकिन 1 जनवरी 2007 को हमारा जो राज्य का नाम क्या रख दिया जाता है, उत्तराखंड रख दिया जाता है। क्लियर है? उसके अलावा आपने थोड़ा सा क्या जानना है कि हमारे राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। और हमारा राज्य कौन से क्रम का राज्य बना? 27वां बना। और अगर हम बात करें हिमालयी राज्यों के बारे में तो ये कौन से नंबर का बना? 11वां बना। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें, वर्तमान में अगर हम इन चीजों को देखें तो वर्तमान में हमारा जो राज्य है वो 26वें क्रम का है और हिमालय राज्यों में इसका क्रम कौन सा है? 10वां है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई एक राज्य कहाँ गया, ये घटता क्रम कैसे हो गया? तो ये घटता क्रम ऐसे हुआ दोस्तों कि 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य है हमारा देश का, कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर एक क्षेत्र तो बना दिया गया लद्दाख और दूसरा बना दिया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र क्या बन गए? ये दोनों क्षेत्र बना दिए गए केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इससे अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे राज्य का कौन सा क्रम है तो 26वां है और हिमालयी राज्यों में इसका कौन सा क्रम है तो 10वां है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2 मंडल आते हैं, एक आता है गढ़वाल मंडल और एक आता है कुमाऊं मंडल। ठीक है, तो देखेंगे हम कौन कौन से मंडल आते हैं। ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड में आपके 2 मंडल आते हैं। एक मंडल है गढ़वाल मंडल और एक है आपका कुमाऊं मंडल। अब गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। और कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। लेकिन उससे पहले हम इनका थोड़ा सा प्राचीन नाम को भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल की तो जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए एक शब्द बोला गया है। ठीक है, गढ़वाल के लिए एक शब्द बोला गया है। क्या, किस शब्द का उल्लेख किया गया है? इसको बोला गया है केदार खंड। क्लियर है? गढ़वाल के लिए क्या बोला गया है? केदार खंड बोला गया है। किस पुराण के अंतर्गत? स्कंद पुराण के अंतर्गत। और इन पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें तो कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में बोला गया है मानस खंड। ठीक है, 2 चीज हो गए, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल के लिए बोला गया है स्कंद पुराण में केदार खंड और कुमाऊं के लिए बोला गया है मानस खंड। ठीक है, मंडल तो आप बने, लेकिन
गढ़वाल वाला क्षेत्र और कुमाऊं वाला क्षेत्र। तो ये गढ़वाल जो है ये उत्तराखंड का क्या है, पश्चिमी भाग है। कैसा भाग है, पश्चिमी भाग है। और जो ये कुमाऊं है ये उत्तराखंड का पूर्वी भाग है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो गढ़वाल मंडल है और जो ये कुमाऊं मंडल है इनकी स्थापना कब कब हुई। तो अगर हम बात करें तो कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है 1854 में। कब होती है, 1854 में। और बात करें हम गढ़वाल मंडल की तो इसकी स्थापना होती है 1969 में। क्लियर है, हो रही है चीजें क्लियर। अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल का, थोड़ा सा जो गढ़वाल मंडल है उसकी स्थापना जो होती है दोस्तों वो होती है 1969 में, और जो कुमाऊं मंडल है उसकी होती है 1854 में। क्लियर है। जो गढ़वाल मंडल है इसका जो मुख्यालय है वो है पौड़ी में। कहाँ है, पौड़ी में। और जो ये हमारा कुमाऊं है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नैनीताल में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब बात आती है इनके जिलों की। ठीक है, तो जिले में अगर हम देखें तो सबसे पहले गढ़वाल के जिलों की हम बात करें तो जो आपका देहरादून है, ठीक है, एक जिला कौन सा है, देहरादून है। दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा चमोली, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा टिहरी, छठा हरिद्वार, और ये कौन है, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार, और एक कौन सा छूट रहा है, पौड़ी। ठीक है। अगर वही बात हम करें कुमाऊं के जिलों की तो कुमाऊं में कौन कौन से, पिथौरागढ़ है, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा नैनीताल, चौथा बागेश्वर, पांचवा चंपावत, और छठा उधम सिंह नगर। ठीक है, 7 जिले इधर और 6 जिले उधर। ठीक है, सबसे अगर हम इनके स्थापना वर्ष भी हम यहां पर ही इनका क्या कर देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। बात करें देहरादून की जो स्थापना है वो होती है कब, 1817 में। उत्तरकाशी की जो स्थापना है वो होती है 1960 में। चमोली की जो स्थापना है ये भी होती है 24 फरवरी 1960 को। रुद्रप्रयाग की जो स्थापना है वो होती है 1997 को। टिहरी की जो स्थापना है वो होती है 1949 को। हरिद्वार की जो स्थापना है वो होती है आपका 1988 को। और जो आपका पौड़ी है इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1840 को। ठीक है, अगर हम यही क्रम में देखें पिथौरागढ़ का भी, तो पिथौरागढ़ की जो स्थापना है वो होती है 1960 को। अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थापना होती है 1891 को। नैनीताल का सेम डेट है, टाइम है 1891। बागेश्वर का है 1997। ठीक है, चंपावत का होता है आपका 1997 में ही। और जो आपका उधम सिंह नगर है इसकी जो स्थापना होती है ये होती है आपकी 1995 में। ठीक है, तो ये है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। इसमें उत्तराखंड है,
उत्तराखंड के अंतर्गत 2 मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। क्लियर है? गढ़वाल के लिए जो स्कंद पुराण है, ठीक है, पुराणों की संख्या मैंने आप लोगों को बताई कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में केदार खंड बोला गया है और कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में मानस खंड बोल दिया गया है। ठीक है, जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है ये उत्तराखंड का पश्चिमी भाग है और जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वो उत्तराखंड का पूर्वी वाला भाग है। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में होती है और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में होती है। गढ़वाल का जो मंडल है, जो गढ़वाल मंडल है हमारा, उसका मुख्यालय पौड़ी में है और जो कुमाऊं मंडल है उसका मुख्यालय नैनीताल में है। जो गढ़वाल मंडल है उसमें कितने जिले हैं? 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। बात करें कौन कौन से जिले हैं? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, ये सारे जिले कहाँ हैं? ये 7 के 7 जिले गढ़वाल में हैं। बात करें हम देहरादून की, देहरादून का जो स्थापना वर्ष है वो 1817 को है, उत्तरकाशी का 1960 को है, चमोली का भी 1960 को है, रुद्रप्रयाग का 1997 को है। ठीक है, टिहरी का 1949 को है, हरिद्वार का 1988 को है और पौड़ी का 1840 में है। वही हम अगर आए कुमाऊं में, तो कुमाऊं में अगर हम देखें तो जो पिथौरागढ़ है तो वो 1960 को है, उसका स्थापना वर्ष। अल्मोड़ा का 1891 में है, नैनीताल का भी 1891 में है, बागेश्वर का 1997 में है और चंपावत का भी 1997 में है। उसके अलावा उधम सिंह नगर का 1995 में है। ठीक है, तो इतना आप लोगों का क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता देता हूं इनका जो याद करने का, कि आप इनके वर्ड्स कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो यार, सीधी सी बात है, जो अल्मोड़ा और नैनीताल है, ठीक है, जो अल्मोड़ा और नैनीताल है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, तो इनका क्या है? 1891 में, दोनों का क्या है? सेम है, 1891 में। उसके अलावा 3 और जिले हैं जिनका 1960 में, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो इन तीनों का क्या है? सेम है। ठीक है, तो इनका आप कैसे याद रख सकते हैं? इनका आप याद रख सकते हैं CPU, यानी कि चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, CPU 60। ठीक है, तो CPU 60 रख लिया, 1960। ठीक है, तो CPU चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, तो इनका कब है? इनका 1960 में। उसके बाद 3 जिले और हैं जिनका 1997 में, तो RCB है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, तो RCB से आप ध्यान रख सकते हैं 1997। ठीक है, RCB क्या है? इनका 1997 में। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों का क्या है? कब है? 1997 में। उसके अलावा टिहरी को तो आपको पता ही है, 1949 को विलय हो गया था, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, उत्तराखंड में इसका। उसका अलावा कौन सा है? हरिद्वार का थोड़ा अलग है, 1988 आपको ध्यान रखना। पौड़ी का थोड़ा अलग है, 1840। देहरादून का थोड़ा सा अलग है, 1817। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आप लोगों को पुराणों के बारे में भी बता देता हूं। जब पुराण शब्द आ ही गया है यहाँ पर, थोड़ा उसका क्यों ना जिक्र कर दिया जाए। देखिए, पुराण बोलते हैं ना, एक गढ़वाली में भी बोलते हैं पुराणों। ठीक है, तो पुराणों का मतलब होता है कि अगर हम आम तौर पे इसका देखें तो पुराणों का मतलब होता है जो मतलब जिसको काफी टाइम हो गया होगा, यानी कि प्राचीन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की भाषा क्या है?
संस्कृत है और पुराणों के रचयिता कौन है? एक ऋषि हुए लोमहर्ष व उनके पुत्र क्या हैं? उग्रश्रवा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को इतना इसमें क्या करना है। अगर हम देखें कि उत्तराखंड की प्रारंभिक जानकारी, सबसे पहले अगर हमें उत्तराखंड के बारे में जिक्र मिलता है वो कहां पर मिलता है? तो वो मिलता है आपके ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, आपको पता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद में है, जिसमें क्या बोला गया है? उत्तराखंड को ऋषि मुनियों की भूमि। क्या बोला गया है? ऋषि मुनियों की भूमि। क्लियर है? उसके बाद जिक्र मिलता है बौद्ध ग्रंथ व पाली ग्रंथों में, जहां इस क्षेत्र के लिए क्या बोला गया है? हिमवंत बोला गया है। क्या बोला गया है? हिमवंत। उसके अलावा देवी देवताओं की तप स्थली होने के कारण इसको क्या बोला गया है? देवभूमि बोला गया है। उसके अलावा उत्तर में स्थित होने के कारण, आपको पता है कि हमारे देश के उत्तर में है, ये उत्तर में स्थित होने के कारण इसको उत्तरायण, उत्तर कुरु, उत्तर पंथ, उत्तरंग जैसे विभिन्न नामों से इसको क्या किया गया है? संबोधित किया गया। क्लियर है? अगर हम देखें उत्तराखंड के उपनामों में, तो सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में हमें प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद में इसको क्या बोला गया है? ऋषि मुनियों की भूमि बोला गया है। क्या बोला गया है? ऋषि मुनियों की भूमि बोला गया है। उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ या पाली ग्रंथ में इसको क्या बोला गया है? इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? संपूर्ण उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, उसको बोला गया है हिमवंत। क्या बोला गया है? हिमवंत। देवी देवताओं की तप स्थली होने के कारण इस क्षेत्र को क्या बोल दिया गया है? देवभूमि बोला गया है। क्या बोला गया है? देवभूमि बोला गया है। उसके अलावा उत्तर में स्थिति होने के कारण इसके लिए कौन कौन से शब्दों से इसे संबोधित किया गया है? वो है उत्तरायण, उत्तर कुरु, उत्तर पंथ और उत्तरंग जैसे शब्दों से इसको क्या कर दिया गया है? संबोधित किया गया है। उसके अलावा अगर हम प्राचीन ग्रंथों में देखें तो यहाँ के लिए सप्तऋषि, यहाँ के लिए आपका स्वर्ग भूमि, ये सब नामों से भी इसको क्या कर दिया गया है? संबोधित किया गया है। त्रिलोक, कुबेरपुरी। ठीक है, तो विभिन्न नामों से इसे क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। अब दोस्तों इतना तो हो गया, ये थोड़ा सा सूक्ष्म सा परिचय था क्लास को शुरू करने से पहले। क्लियर है? जो अब हमने मेन रूप से करना है, जो हमने चीजें करनी है परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग, अब हम उस पर आते हैं। ठीक है, अवस्थिति और विस्तार ठीक इसके तीसरे चैप्टर में हम करेंगे, उस चीज पर भी मैं आऊंगा। हो सकता है कि जो मैप से रिलेटेड क्लासेस हो वो मैं आप लोगों को
मैप के माध्यम से जो लैपटॉप से कराता हूँ मैं क्लास पीपीटी से, उससे मैं आपको कराऊँ, क्योंकि जो मैप होगा वो इस पे बनेगा नहीं उतना अच्छे से और उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें होंगी उत्तराखंड के अंदर, वो क्लास में किससे बनाऊँगा, वो मैं पीपीटी से बनाऊँगा और उसे मैं अपलोड कर लूँगा आप लोगों के बीच। ठीक है, तो अब आते हैं जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं परीक्षा वाणी का, देखिए एक तो परीक्षा वाणी आप लोग खोलोगे तो उसका सेकंड चैप्टर है ये, उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, तो उसके जो पहला चैप्टर आता है तो पहले में तो वही आते हैं, सूक्ष्म प्रश्न रहते हैं, वन लाइनर। ठीक है, उनको आप लोग देख लेना। लेकिन जो मैं परीक्षा वाणी स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ उत्तराखंड राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे से। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा आज से शुरू है। इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज लिखी हुई है वो क्या लिखा गया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जिलों को काटकर, ठीक है, क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज, ठीक है, हम किसको लेके पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी को लेकर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जो पहला पॉइंट ये हमें निकाल कर दे रहा है वो क्या दे रहा है कि हमारे राज्य क्या किया, किससे अलग हुआ। देखिए किससे अलग कर दिया गया, आपका यूपी से, ये यूपी है, इससे निकाल कर एक छोटा सा खंड, ठीक है, और जो खंड कितने जिलों से, 13 जिलों से, ठीक है, 13 जिलों को मिलाकर क्या बनाया गया, हमारा उत्तराखंड बना गया। ठीक है, हमारा उत्तराखंड बना। ठीक है, समझेंगे हम, नोट्स भी आप इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, इमेज के माध्यम से हमें क्या रहता है, याद रहता है। ठीक है, 13 यूपी है, ठीक है, समझना आप चीज, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है, यूपी का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वहां से क्या कर दिया जाता है, 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड बनाया जाता है। अब ये उत्तराखंड कब बनाया जाता है, ये उत्तराखंड बनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर 2000। क्लियर है? कब बनता है, 1 नवंबर 2000 को बनता है। और कौन से क्रम का राज्य बनता है, 27वें क्रम का। कौन से क्रम का राज्य बनता है, 27वां क्रम का ये राज्य बनता है। और हिमालयी राज्यों में ये इसका क्रम क्या रहता है, 11वां रहता है। क्या रहता है, 11वां रहता है। ठीक है, आप लोग भी कुछ मत करना, व्हाइट पेपर लेना और इसी तरीके से डायग्राम अपने कॉपी पे बनाते रहना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कितनी सजावट के साथ अपने नोट्स बनाते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, आपके उस व्हाइट पेपर पे, आपकी कॉपी पे कितना है एग्जाम में ये मैटर नहीं करता, आपके यहां कितना है ये मैटर करता है। क्लियर है? कौन से क्रम का बना, यूपी से 13 जिलों को मिलाकर 27वें क्रम का राज्य बना, 11वां क्रम इसका हिमालयी राज्यों में है। ठीक है, और कब बना, 1 नवंबर 2000 को बना। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, और दो भागों में बांटने के बाद इस जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम क्या, लद्दाख। ठीक है, तो उस एक राज्य कम होने के बाद हमारा जो राज्य का जो क्रम रहता है वो 26वां हो जाता है। क्या हो जाता है, 26वां हो जाता है। और हिमालयी राज्यों में हमारे जो राज्य का क्रम है वो कितना है, 10वां हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन पे इस बार यूके SSC फंसा सकता है। क्लियर है। अगर हम बात करें, एक चीज आप लोग और भी ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं इंडिया में, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे, क्योंकि जो दादर नागर हवेली और जो दमन द्वीप है 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, आपस में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखो पहले 7 थे, हम बचपन से एक चीज रटते आते थे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, लेकिन क्या होता है 31 अक्टूबर 2019 को 2 और केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। ठीक है, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों टोटल संख्या कितनी, 7 और 2 9। ठीक है, अब लोगों ने फिर से याद कर लिया कि भाई अब तो क्या हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब लेकिन फिर क्या हो जाता है 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें क्या किया, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया जाता है, एक मिलाकर एक कर दिया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह जाती है, 8 रह जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट बुक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या लिखा गया है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की क्या मिलती है, झलक मिलती है, और उसके नीचे इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला को उसकी नीचे की 4 गंगा की लहरों को दर्शाया गया है, और बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंचा है, और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है, और अशोक के लाट के नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों राज्य चिन्ह के बारे में। किसके बारे में, राज्य चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो राज्य चिन्ह में क्या बोल रहा है कि राज्य चिन्ह हमारा कैसा है, तो क्या है, एक गोलाकार मुद्रा है, एक गोलाकार मुद्रा है, और इस मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को क्या कर दिया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, और यहाँ क्या है, अशोक की क्या है, लाट अंकित है। क्या है, लाट अंकित है। ठीक है, और जिसके नीचे क्या किया गया है, गंगा की 4 लहरों को क्या कर दिया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, और नीचे बीच में स्थित चोटी में और उसके मध्य अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और उसी के नीचे एक वाक्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। अब जो ये सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया, किस उपन्यास से लिया गया है, मुंडको उपन्यास से लिया गया है। क्लियर है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य चिन्ह हमारा क्या है। राज्य चिन्ह में क्या है कि एक गोलाकार मुद्रा है, और उस मुद्रा में क्या किया गया है, उस मुद्रा में 3 पर्वत की चोटियों को दर्शाया गया है, और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है, और जो बीच वाली चोटी है उसमें अशोक की लाट अंकित है। क्या है, अशोक की लाट अंकित है, और उसके ठीक नीचे एक वाक्य लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो किस उपन्यास से लिया गया है, मुंडको उपन्यास से लिया गया है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, राज्य पुष्प के बारे में। ठीक है, राज्य पुष्प के बारे में हम बात करते हैं। और राज्य पुष्प की हम बात करें तो हमारा राज्य पुष्प है क्या, ब्रह्म कमल। क्या है, ब्रह्म कमल। अब हमने किसके बारे में पढ़ना है, ब्रह्म कमल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्रह्म कमल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि सबसे पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो पाया जाता है ये 48,000 से लेकर 4800 से लेकर 6,000 फीट की ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा आपने इसका ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 24 प्रजाति पाई जाती है। उसके अलावा विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 210 प्रजाति। उसके अलावा आपने क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, उसके अलावा आपने इसमें ध्यान रखना है कि ये किस कुल का पौधा है, तो ये है एसेटेरेसी कुल का पौधा है। कुल का पौधा है। उसके अलावा आपने क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है, उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, वो है सोसरिया अबवेलिटा। ठीक है, सोसरिया अबवेलिटा। ठीक है, उसके अलावा स्थानीय भाषा में ही इसको क्या बोला जाता है, कोल पदम बोला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें क्या आपने ध्यान रखना है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि स्थानीय भाषा में, ठीक है, ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है, कोल पदम बोला जाता है। और अगर हम बात करें महाभारत में, ठीक है, महाभारत में इसको क्या बोला गया है, महाभारत में इसे क्या बोल दिया गया है, इसे बोला गया है आपका सौगंधिक पुष्प। सौगंधिक पुष्प बोला गया। ठीक है, सौगंधिक पुष्प बोला गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक बार हम पुनः इसका क्या देख लेते हैं, पुनः हम इन चीज़ों को देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राज्य पुष्प के बारे में। किसके बारे में, राज्य पुष्प के बारे में। राज्य पुष्प के बारे में देखें तो हमारा जो राज्य पुष्प है वो क्या है, ब्रह्म कमल है। क्या है, ब्रह्म कमल है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प बोला गया है। उसके अलावा इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कोल पदम बोलते हैं। उसके अलावा जो ये पाया जाता है ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी प्रजातियां टोटल कितनी हैं, उत्तराखंड में 24 है। विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है। और कुल कितने हैं, कुल कौन सा है इसका, कुल जो है इसका एस्ट्रेसी कुल का ये पौधा है। और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, सोसरिया अबवेलिटा है। क्या है, सोसरिया अबवेलिटा है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा आप इसका जो खिलने का समय है वो क्या है, ठीक है, इसमें जो फूल खिलते हैं, ये फूल जो खिलते हैं ये कब खिलते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच। कब खिलते हैं, जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस पुल की जो अगर ऊंचाई अब कब से पूछ ले आपकी कि इस पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो 60 से 70 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 60 से 70 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, आप लोगों ने इतनी चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, राज्य पक्षी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, राज्य पक्षी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं।
राज्य पक्षी के बारे में हम देखें, ठीक है, तो हमारा राज्य पक्षी है, क्या नाम है हमारे राज्य पक्षी का? हमारे राज्य पक्षी का नाम है मोनाल। क्या है? मोनाल है। ठीक है, मोनाल है। और अगर आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम अगर इसका पूछा जाता है तो वो क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि ये कितनी फीट की, कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये हिमालयी क्षेत्र में 2500 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है? इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो ये मोनाल है, जो ये मोनाल है, ठीक है, ये क्या है? ये मोनाल हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, यानी एचपी और नेपाल का, एचपी का तो ये राज्य पक्षी है, लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है उसका ये क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने किसके बारे में ध्यान रखनी है? राज्य पक्षी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा स्थानीय भाषा में इसे मुनियाल या मुनाल भी बोला जाता है, या मुनाल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, अगर पूछा जाता है इसका प्रिय भोजन, ठीक है, प्रिय भोजन, तो इसका प्रिय भोजन क्या है दोस्तों? आलू है। ये कुछ बातें हैं किसके बारे में? ये बातें हैं आपके मोनाल के बारे में, जो हमारा राज्य पक्षी है उसके बारे में कुछ बातें हैं। और बातें किस तरीके से हैं? ठीक है, हमारा राज्य पक्षी कौन है? मोनाल है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। ये 2500 से 5000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में मुनियाल या मुनाल बोलते हैं। इसका प्रिय भोजन आलू है। ये जो मोनाल है ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है, लेकिन एक अन्य राज्य जो हमारे देश का ही राज्य है, हिमाचल प्रदेश, और जो एक हमारे राज्य की तरह हिमालयी राज्य है, उसका भी ये क्या है? राज्य पक्षी है। दूसरी बात, ये जो नेपाल है, जो हमारा पड़ोसी देश जो इधर कहीं पड़ता है नेपाल, ठीक है, उसका क्या है? ये राष्ट्रीय पक्षी है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब राज्य पशु के बारे में। राज्य पशु में हम देखें तो राज्य पशु कौन कौन है? हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग। क्या है? राज्य पशु जो है वो कौन है? वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग कितनी हाइट पर पाया जाता है ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, दूसरी बात, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उसके अलावा रंग के बारे में अगर बात करें तो रंग इसका कैसा होता है?
भूरा रंग होता है, ठीक है। इसमें क्या विशेषता है, ठीक है, इसमें जो कस्तूरी मृग है इसमें क्या पाई जाती है, कस्तूरी पाई जाती है, ठीक है, कस्तूरी पाई जाती है, जो क्या होती है, जो एक जिससे काफ़ी अच्छी सुगंध आती है। आपने सुना भी होगा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनवाए, ठीक है। तो कस्तूरी पाई जाती है और ये 3 साल के अंतराल में, 3 साल के अंतराल में क्या होती है, किसी भी कस्तूरी से, जो नर कस्तूरी रहता है उससे क्या कर दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है। ये नाभि के पास एक गांठ नुमा थैली होती है, उससे निकाली जाती है, जिसको एक बार में आप 30 से 40 ग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी के कारण, इसी कस्तूरी के कारण इनका क्या किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है, किसमें, राज्य पशु के मामले में, ठीक है। राज्य पशु के मामले में आपने क्या ध्यान रखना है कि हमारा राज्य पशु क्या है, हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कितनी ऊंचाई पर मिलता है, कितने ऊंचाई पर ये मिलता है, तो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये हमको मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है दोस्तों, इसमें एक अद्वितीय सुगंध वाली क्या मिलती है, कस्तूरी मिलती है, ठीक है, जो इसकी नाभि के पास एक गांठ नुमा थैली में क्या होती है, बंद होती है, और जिसको 3 साल के अंतराल के बाद एक नर कस्तूरी मृग से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। कितनी मात्रा में निकाला जाता है, 30 से 40 ग्राम की मात्रा में इसे क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कस्तूरी के कारण इनका क्या हो रहा है, इन मृगों का क्या हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट जानते हैं कस्तूरी के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 1972 में, ठीक है, कुछ इनको बचाने के लिए, प्रयास करने के लिए, कुछ अच्छी इनके लिए रहने के लिए अच्छी जगह की व्यवस्था की गई है, उनको मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1972 में की जाती है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना। किसकी, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की जाती है, 1972 में की जाती है। अब इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, ठीक है, ये कहाँ पर की जाती है, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंदर कितने किलोमीटर स्क्वायर में, 967 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला प्रयास इन कस्तूरी मृगों को बचाने के लिए कब किया जाता है, 1972 में, ठीक है। 1972 में प्रयास किया जाता है, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका चमोली में, ठीक है। अब ये कंफ्यूज कर सकता है, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग कहाँ है, तो आपको बताना है चमोली, ना कि आपको रुद्रप्रयाग बताना है। कि कहीं आपने ध्यान रखा कि रुद्रप्रयाग में मंदिर है बाबा, तो हम यही लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग कहाँ है, ये है आपके चमोली में, ठीक है। और 1972 में कस्तूरी मृग विहार की क्या की जाती है, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंदर 967 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद 1977 में, ठीक 5 साल बाद, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मेहरुड़ी
मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना दोस्तों की जाती है 1977 में। कब की जाती है? 1977 में। ठीक है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है कब? 1967 में, 77 में। ठीक है, उसके बाद 1982 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1982 में क्या होता है? चमोली का एक जगह है कंचुला खर्ग में क्या की जाती है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण, कस्तूरी प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ठीक है, की स्थापना की गई। कब? 1982 में। ठीक है, तो इन दो चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की जाती है? 1977 में की जाती है। अब ये आपके लिए काम है कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इसको आप सर्च करिएगा, किस जिले में है ये आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके अलावा 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में स्थापना की जाती है। किसकी? 82 में। ठीक है, 82 में किसकी की जाती है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद आप लोग ठीक है, इसके बाद आप लोग देखना, इसके बाद 1986 में, ठीक है, 1986 में क्या पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थापना की जाती है किसकी? अस्कोट अभ्यारण्य की। ठीक है, अस्कोट अभ्यारण्य की। ठीक है, अस्कोट अभ्यारण्य की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है 1986 में। कहाँ? पिथौरागढ़ में। ठीक है, आपसे बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1986 में पिथौरागढ़ में कौन से अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है? तो आपने आंसर देना है अस्कोट अभ्यारण्य की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है 1986 में। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इनका क्रम, जैसे आप लोगों ने कस्तूरी मृग बिहार की कब हुई? 1972। ठीक है, फिर 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, फिर 1982 आप ध्यान रखना। ठीक है, 5 साल का गैप यहाँ है। ठीक है, फिर 5 साल का गैप यहाँ है। ठीक है, फिर 4 साल बाद क्या? 1986 में अस्कोट। ये 4 डेट आपने क्या रखनी है? इनसे संबंधित ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, 2 तो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग का जो कस्तूरी मृग विहार किया गया वो तो कहाँ है? चमोली में। कंजुला खर्क वाला भी कहाँ है? जो जिसकी स्थापना 1982 में हुई, ये कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, 1986 वाला कहाँ है? जो अस्कोट अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में है। 1977 वाला मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये मैंने आप लोगों को गूगल करने के लिए बोला है। ठीक है, इसको आप देख लेना। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अब राज्य वृक्ष के बारे में। किसके बारे में? राज्य वृक्ष के बारे में। राज्य वृक्ष के बारे में। ठीक है, तो राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष है हमारा कौन है? बुरांस है। क्या है? बुरांस है। अब देखो, बुरांस है तो अब भाई इसमें ध्यान रखना कि ये जो बुरांस है ये कहाँ पाया जाता है? तो
ये पाया जाता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर ये मिलता है। उसके अलावा इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, अर्बोरियम, ठीक है, क्लियर है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। अब देखो इसका जो फूलों का रंग होता है, जो बुरांस के फूलों का रंग होता है, ये कैसा होता है, इसका रंग होता है चटक लाल। कैसा होता है, चटक लाल होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर अब आप लोग जाते हो तो इसकी ऊंचाई पर इसका जो रंग होता है, जो इसके फूलों का रंग होता है, वो सफ़ेद रंग के भी पाए जाते हैं। कि कैसे पाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के भी ये फूल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब जो उसके अलावा, ठीक है, इसे, उसके अलावा आपने एक ध्यान रखना, वन अधिनियम 1974 के द्वारा, ठीक है, 1974 के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, संरक्षित वृक्ष घोषित किया जाता है। चलिए अब देख लेना आप लोग कि जो हमारा राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष हमारा कौन है, हमारा बुरांस है, ठीक है। और राज्य वृक्ष बुरांस है, ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है, ठीक है। बुरांस है, ठीक है, बुरांस का जो फूलों का रंग होता है वो कैसा होता है, चटक लाल होता है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हो तो इसके जो फूल हैं, जहां पर ये मिलता है, तो इसके फूलों का रंग कैसा मिलता है, सफ़ेद मिलता है, सफ़ेद मिलता है। उसके अलावा इसकी अवैध कटान के कारण, ठीक है, अवैध कटान के कारण इसे 1974, ठीक है, वन अधिनियम 1974 में इसे क्या कर दिया गया है, संरक्षित वन अधिनियम के तहत इसे 1974 में संरक्षित वृक्ष क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसके फूल जो होते हैं वो किस किस काम आते हैं। एक तो इसके बुरांस के फूलों का जूस, जो बुरांस के फूल है इनका जूस बनाया जाता है, जो हृदय रोग के लिए क्या होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, हृदय रोग के लिए क्या है, ये लाभकारी है। उसके अलावा इसके फूलों का रंग भी बनाया जाता है, ठीक है, कलर बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे शासन प्रशासन के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं हम राज्य खेल के बारे में, ठीक है। हमारा जो राज्य खेल है वो क्या है, राज्य खेल जो कब घोषित किया गया, 2015 में, ठीक है, 2015 में हमारा राज्य खेल क्या घोषित किया गया, हमारा राज्य खेल घोषित किया गया फुटबॉल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2011 में फुटबॉल क्या किया गया, फुटबॉल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें राज्यवाद्य हमारा क्या किया गया है, 2015 में घोषित किया गया है ढोल, क्या किया गया है, ढोल। उसके अलावा राज्य तितली की अगर हम बात करें तो राज्य तितली हमारी कब घोषित की गई, 2016 में, और ये है क्या, कॉमन पिकॉक, क्या नाम है, कॉमन पिकॉक, ठीक है। उसके अलावा राज्य गीत हमारा क्या है,
राज्य गीत है 2016 में इसे घोषित किया गया और ये है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन। ठीक है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है? इसे लिखा गया है हेमंत बिष्ट द्वारा। किसके द्वारा? हेमंत बिष्ट द्वारा। हेमंत बिष्ट द्वारा इसे क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, हमने किस किस के बारे में जाना? हमने जाना, सबसे पहले हमने जाना राज्य चिन्ह के बारे में, फिर जाना हमने राज्य पक्षी के बारे में, फिर जाना हमने राज्य पशु के बारे में, फिर हमने जाना राज्य वृक्ष के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले देख रहे हैं राज्य जो खेल है हमारा, जो 2011 में घोषित किया जाता है, उसका नाम है क्या? फुटबॉल। ठीक है, उसके अलावा बात करें राज्य तितली जो हमारी, जो 2015 में घोषित की जाती है, उसका नाम क्या है? 2016 में, माफ़ कीजिएगा, कॉमन पिकॉक। राज्य वाद्य यंत्र हमारा क्या है? ढोल है, जिसे कब घोषित किया जाता है? 2015 में किया जाता है। और राज्य गीत हमारा क्या है? 2016 में क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेमंत बिष्ट जी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? लिखा गया है। तो इतना आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखनी है चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा देखिए, आप जैसे राज्य तितली है, इसका भी वैज्ञानिक नाम आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, जैसे रिंगाल, बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे बांझ है या कुछ भी है, जो भी चीज़ें उत्तराखंड में मिलती है, ठीक है, यूनिक में, उनका आप लोग कम से कम क्या कर ले, वैज्ञानिक नाम भी उनका आप लोग ध्यान रखिए। चाहे वो भांग है, कुछ भी है, उन जो भी चीज़ें उत्तराखंड में जड़ी बूटी के तौर पर मिलती है, उनका आप वैज्ञानिक नाम जरूर अपनी कॉपी पे नोट्स बनाकर जरूर लिखिए। ये आप लोग गूगल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करने से आपको हल्का सा क्या हो रहा है? आइडिया हो रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, और परीक्षा वाणी को लेते हुए हम क्या बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे शासन प्रशासन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से हमने उसको पढ़ना है।